नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, हर क्वेश्चन के साथ में जितना भी उसका रिलेटेड फैक्ट होगा, कंसेप्ट होगा, मैं आपको सब बताता हूँ ताकि आपका जो इंडियन पॉलिटी बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। जब आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे ना 500 एमसीक्यू की, तब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इंडियन पॉलिटी आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होगा। तब बस डेली इस सीरीज को आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 30 कर लिए थे, आगे 31 से देखना है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस टू बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। इसका मतलब यह है, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी लोकसभा के भी चुनाव में वोट कर सकते हैं और जो राज्यसभा के चुनाव में भी वोट कर सकते हैं। ठीक, अभी देखिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के चुनाव में तो सब लोग वोट करते हैं, जो जो भारत के नागरिक हैं और जो 18 साल के ऊपर है ना, सब लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर आपके सांसद भी आ गए, विधायक भी आ गए। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें ना, जो आपका राज्यसभा, इसमें सब लोग को वोट करने का अधिकार नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ स्पेशल तरीके के लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, यही समझना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बस इसको कंसेप्ट जरूर समझिएगा। तो अगर हम यहीं पे बात करें ना कि जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन वोट करता है। ठीक है, आपको ये पता होगा हर राज्य की आपकी विधानमंडल है, और हर राज्य की विधानमंडल में वहां पे आपको दो सदन देखने को मिलते हैं। एक दिखेगा आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, विधान परिषद होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव ये वाला जो सदन है ना, इसको अपर हाउस बोला जाता है, उच्च सदन। और ये हर राज्य में नहीं होता है, ये सिर्फ हमें 6 राज्यों में देखने को मिलता है। कौन से 6 राज्यों में, ये भी मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। और जो दूसरा सदन है आपका राज्य का, अगर हम इसकी बात करें, राज्य का जो विधानमंडल है ना, की बात करें, जो दूसरा सदन होता है उसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा नाम होता है विधान सभा। पहली चीज तो ये समझिए। ठीक, अब जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ना, इसके जो सदस्य होंगे, इनको क्या बोला जाता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सदस्यों को बोला जाएगा MLA, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हिंदी में क्या बोल सकते हो आप लोग, विधायक भी बोल सकते हो। ठीक, ऐसे ही जो आपकी विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके सदस्यों को क्या बोला जाएगा, MLC बोला जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये चीज ध्यान रखिए। तो जो राज्यसभा का जो चुनाव होगा ना, उसमें वोटिंग कौन करेगी। भारत में 28 राज्य हैं और आपकी दो अभी इस समय पे केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है। तो उनके जो आपके MLA होते हैं ना, वो वोट करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा के चुनाव में क्या आम जनता जो है वो वोट करती है, नहीं करती है। राज्यसभा के चुनाव में जो आपके विधायक होंगे ना, सिर्फ वो वोट करेंगे। हर राज्य के विधायक वोट करते हैं, जो निर्वाचित विधायक होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब जो आपके विधायक के MLA हैं, ये भारत के नागरिक भी तो हैं, और लोकसभा के चुनाव में भारत के जितने नागरिक हैं सब वोट करते हैं। तो इसलिए ऐसे कौन सी तरीके के लोग हैं जो लोकसभा के चुनाव में भी वोट कर रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव में भी वोट कर रहे हैं, दोनों में वोट कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके MLA हो जाएंगे। ठीक है, जो विधायक होते हैं। ये चीज जो है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यही बोला जाता है कौन कौन से लोग हैं जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में भी वोट करेंगे। पहली बात हो रही है जो संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य हैं। तो ये देखिए, ये आपके लोकसभा में वोट करेंगे लेकिन राज्यसभा में नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही आपके सब गलत हो जाएंगे। जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका डी वाला। जो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है, निम्न सदन मतलब कौन सी, वही विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं ना, वो वोट करेंगे। निर्वाचित सदस्य कौन हो गए, आपके MLA हो गए, जो आपका विधायक है। ठीक है, ये आपके राज्यसभा के भी चुनाव में वोट कर रहे हैं और लोकसभा में भी, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात हो रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल सो फार इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1956 प्रोवाइड्स फॉर इट। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। ये बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया, भारत में आपका जो राज्य विधानमंडल है उसमें आपको दो सदन दिखेंगे, एक विधान परिषद दिखेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरी दिखेगी विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, लेकिन जो आपकी विधान परिषद है, ये भारत में आपको हर राज्य में नहीं दिखेगी। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद हर राज्य में नहीं दिखेगी, ये टोटल आपको 6 राज्यों में दिखेगी। ठीक है, कौन कौन से, एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश, एक हो गया आपका बिहार, ठीक है, फिर एक हो गया आपका महाराष्ट्र, फिर कौन सा आपका कर्नाटका हो गया, ठीक है, फिर आपका तेलंगाना हो गया। कितने हो गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना,
और फिर हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो टोटल आपको 6 राज्य हैं जिसमें आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। अब यही क्वेश्चन में बात हो रहा है, एक ऐसा राज्य भी है जिसके लिए विधान परिषद बनाने की बात तो हुई है, लेकिन उसके लिए आपका संविधान संशोधन अधिनियम भी पास हुआ है। ठीक है, लेकिन वो बनी नहीं है। कौन से राज्य में? क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति ने अभी तक उसको नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। तो वो राज्य है आपका विधान मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश, डी वाला। मतलब सब कुछ पास हो गया, संविधान आपका अमेंडमेंट भी पास हो गया, लेकिन बस वहां पे अभी तक बनी नहीं है। अगर आपको जो विधान परिषद होती है ना किसी राज्य में बनानी, तो ये कौन बना सकता है? सिर्फ आपका संसद बना सकता है। और किसी राज्य में इसको भंग करना है, इसको हटाना है, तो भी कौन कर सकता है? आपका संसद ही कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? अब देखिए, जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी ना, अंतरिम सरकार, कब बनी? 1946 में बनी है। संविधान सभा उस समय बनी थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। किस लिए? ताकि संविधान बनाने के लिए। तो आपकी जो संविधान सभा थी ना, उसी में से एक अंतरिम सरकार बनाई गई। इसका काम क्या था? यहाँ अभी तक क्या था, 1946 में क्लियर हो गया था कि अंग्रेज जो है ना वो भारत को छोड़ के जा रहे हैं। तो जो 1946 आपका जो सितंबर महीना था, तो सितंबर महीने से लेकर जब तक आजादी नहीं मिल जाती 15 अगस्त 1947, तो तब तक भी तो भारत में कोई सरकार है वो रहेगी ना। ऐसा थोड़ा ना कि उस समय कोई सरकार नहीं होगी, उस समय भी बहुत सारे काम और आपके हैं। ठीक है, बॉर्डर के काम है, फिर अपना देश में आपकी शिक्षा का काम होगा, स्वास्थ्य का काम होगा, लोगों का वेलफेयर करना होगा। ठीक है, तो उस समय भी तो सरकार होनी है। तो उस लिए बनाई गई थी आपकी इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। इसका मेन काम यही था कि सही से जो ट्रांजिशन है ना, इससे ट्रांजिशन, जब हम भारत की अंग्रेजों की कॉलोनी थे तब से लेके जब तक आजादी नहीं मिल जाती तब तक भारत में सही से सरकार चले, सही से शासन हो। ठीक, और इसके जो आपके उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो आपके वही थे, वाइस रॉय। ठीक, एक चीज और ध्यान रखो, जो आपकी अंतरिम सरकार थी ना उसको फिर बंद कर दिया गया था। मतलब फिर सरकार जो थी इंतरिम 15 अगस्त 1947 को भंग हो गई थी, उसके बाद में एक नई सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, देखिए है क्या आपके मूल अधिकार है, उसमें एक आपका अधिकार है आर्टिकल 15, जो ये बताता है आप किसी के खिलाफ भी क्या करोगे? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, प्रतिषेध नहीं करोगे। किस ग्राउंड में? धर्म के आधार पर, रिलीजन की। अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, ईसाई हैं, तो इसको देख के ऐसा नहीं होगा कि आपका व्यवहार बदल जाना चाहिए, सब लोग बराबर हैं। ठीक है, फिर आपका कास्ट के लिए जाति को देख के भी होना चाहिए। फिर आपका जो लिंग है, अगर पुरुष है, महिला, ऐसा नहीं हो कि महिला आ गई तो आप कहोगे नहीं ये तो काम ही नहीं कर सकती हैं, ठीक है, घर में बैठने लायक है। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। या कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखोगे ना, महाराष्ट्र जाओगे तो यूपी बिहार वालों से थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो इन सब चीजों से हमें क्या करना? हटाना है, प्रोहिबिट करना है इन सब चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है। जो आर्टिकल 15 है वो कौन सी मेन आपकी मूल अधिकार के तहत आता है? वो आता है समानता का अधिकार। ठीक है, डी वाले, राइट टू इक्वालिटी के तहत आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला जा रहा है जो आपका एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है इज असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन संनुदेशित करता है? देखिए है क्या ना, आपको पता होगा, एक है 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। उसके तहत ये बताया गया कि कौन सा आपका सब्जेक्ट केंद्र सूची में, कौन सा राज्य सूची में, कौन सा संवर्ती सूची में। तो जो कृषि है ना, ये आता है आपके राज्य सरकारों के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। अब ऐसे ही जो आपका एग्रीकल्चर को लेके जो टैक्स होगा, जो कृषि को लेके आपका आयकर होगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट को तो सौंपा गया, लेकिन किसने सौंपा है? वो सौंपा आपके संविधान ने, भारत के संविधान ने। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टैक्स है, संविधान में लिखा हुआ है कौन सा टैक्स जो है वो केंद्र सरकार लेगा, कौन सा राज्य सरकार लेगी, और भी अलग अलग कैटेगरी होती है। अब एक चीज ये समझो, जो कृषि का आयकर है ना, ये हमारे देश में बहुत कम है। मतलब समझो कुछ ही राज्यों में इसका एक्ट पास हुआ है और बहुत कम लगाया जाता है। ठीक है, बहुत, मतलब समझो कि इसमें छूट भी बहुत सारी दी जाती है। इसलिए दी जाती ताकि हमारे जो किसान है वो अच्छे से और ग्रोथ करें। ठीक है, और उनका जो हो वेलफेयर हो। इसी चीज को लेके, क्योंकि इनकम टैक्स जो है बहुत कम है, बहुत जगहों पे तो लग ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं लग रहा है, बहुत कम ही जगहों पे लगता है। इसी को लेके जो हमारे पॉलिटिशियन है, जो हमारे राजनेता हैं और जो अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं ना,
इसी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को लेके क्या करते हैं, अपना जो पैसा है वो ब्लैक से लेके क्या करते हैं, व्हाइट करते हैं। ब्लैक पैसा क्या होता है, ब्लैक मनी, जिसपे टैक्स नहीं दिया गया है। अब सरकार की नजर से बचाना है तो क्या करते हैं, वो इसी ब्लैक पैसे को बता देते हैं कि हमारा कृषि आयकर है, हमारी खेतों में जमीन है ना, वहां से ये पैसा आया, फिर ये कैसे हो जाता है, व्हाइट। तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही पिछले 70 सालों से इस देश में, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन देखते हैं डिटेल में समझते हैं, फैक्ट कंसेप्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए और हमेशा याद रहे। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, यूपी पीसीएस 2024 के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, और 2025 के लिए आरओ री एग्जाम के लिए भी चल रहा है। एक जगह पे तैयारी करने के लिए आप हमारा पेड ग्रुप ले सकते हैं, चाहे फिर जैसा पेपर आ जाए, आपका टफ हो, इजी हो, कंसेप्चुअल हो, एनालिटिकल हो, आराम से आप कट ऑफ निकाल लेंगे। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।